वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत के लिए उज़्बेकिस्तान पहुँच गए। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और मिफ्ता इस्माइल भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म की समरकंद में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल, मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तफसीली बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से अलग अलग मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का इक़्तिसादी ताउन को वुसअत देने के लिए स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म का वफ़द के हमरा समरकंद में हज़रत खिज़र कॉम्प्लेक्स का दौरा। मस्जिद खिज़र और इस्लाम करीमोव के मज़ार पर हाज़री दी। 8वीं सदी में तामीर होने वाली मस्जिद खिज़र इस्लामी फ़न तामीर का बेहतरीन शाहकार है। 1990 में मस्जिद को इसकी असल हालत में बहाल किया गया था। सैलाब से पाकिस्तान की मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचा है। हमें मुस्तक़बिल में सैलाब से महफूज रहने के लिए इक़दाम करना होंगे। कौम को चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए भरपूर मेहनत करना होगी। मुखय्यर हजरात से अपील है कि सैलाब मुतासरीन के लिए दिल खोल कर इमदाद दें। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की दादू में मीडिया से गुफ्तगू। जिला दादू के इमदादी कैंप्स में गैस्ट्रो की वबा तेजी से फैलने लगी। 24 घंटों में मरीजों की तादाद 200 से तजावुज़ कर गई। दादू में कायम 300 से जायद इमदादी कैंप्स में 60,000 से जायद सैलाब मुतासरीन मुकीम हैं। माहिरीन के मुताबिक गैर सेहतमंद माहौल, पीने के साफ पानी की कमी, शदीद गर्मी और हब्स जैसे अवामिल गैस्ट्रो फैलने का सबब बन रहे हैं। और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमहूरियत का दिन मनाया जा रहा है। जमहूरियत हुकूमत की एक शक्ल है जिसमें हुकूमतें बराह रास्त अवाम के जरिए मुंतखब की जाती हैं। आज का दिन दुनिया में जमहूरियत की इक़दार बरकरार रखने और उनके एहतराम के लिए मनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एट 6 शो के साथ आपका खैर मकदम करते हैं। मैं हूं शाहिद नसीम और मैं हूं सलमा कौसर। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, इनके बारे में तफसील से बात होगी एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, इस्लाम की तारीख उलुल अज़मी, हौसले और मुस्तकिल मिजाजी की मिसालों से भरी पड़ी है। बस मुश्किलों, रुकावटों और मुसीबतों के बावजूद आगे बढ़ते जाओ। न्यूज़ शो में सबसे पहले बात वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के अहम दौरे की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव के दरमियान मुलाकात में पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान ताल्लुकात और इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासर अफराद के लिए इमदाद, हमदर्दी और ताज़ियत पर उज़्बेक सदर का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने माहौलियाती तब्दीली की वजह से आने वाले सैलाब से इंसानी जानों के ज़िया और फसलों, मवेशियों, मकानात और बुनियादी ढांचे को पहुंचने वाले नुकसानात पर रोशनी डाली। तफसीली बातचीत में दो तरफा ताउन, तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात,
ریل، سڑک اور بندرگاہوں کے ذریعے علاقائی رابطے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ازبکستان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ اور ترجیحی تجارتی معاہدے کو مکمل فعال کرنے، تجارت اور اقتصادی تعاون کو بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے قریبی دفاعی اور سیکیورٹی تعاون اور تعلیم، ثقافت اور سیاحت کے شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے پر بھی زور دیا اور کہا کہ آزادانہ ویزا نظام سے دونوں ملکوں کی تاجر برادری باہمی تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دے سکے گی۔ وزیر اعظم نے ٹرانس افغان ریلوے منصوبے کی بروقت تکمیل کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا اور افغانستان، پاکستان اور ازبکستان کی تکنیکی ٹیموں کی جانب سے افغانستان میں فیلڈ مہم کی کامیاب تکمیل پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار مکمل ہونے کے بعد یہ منصوبہ کراچی اور گوادر کی بندرگاہوں کے ذریعے وسط ایشیائی ملکوں کو مؤثر طریقے سے دنیا سے جوڑ دے گا۔ شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس کے موقع پر سمرقند میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کے درمیان ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان علاقائی اور بین الاقوامی سمت اور اس سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امام علی رحمان نے پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر گہری ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے پاکستان میں امداد و بحالی کی کوششوں میں تاجکستان کی جانب سے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ وزیر اعظم نے سیلاب زدگان کی مدد کے حوالے سے تاجک صدر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں موسمیاتی تبدیلیوں سے ہونے والی تباہی اور نقصانات سے آگاہ کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی، تجارتی، اقتصادی اور ثقافتی تعاون پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ علاقائی استحکام اور اقتصادی تعاون کے فروغ کے لیے اسٹریٹجک شراکت داری ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے توانائی کے منصوبوں میں باہمی تعاون کے فروغ اور کاسا 1000 کی بروقت تکمیل کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے مواصلاتی رابطے بڑھانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ روڈز اور ذرائع نقل و حمل میں اضافہ ضروری ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان علاقائی اور عالمی امور پر، خصوصاً افغانستان میں امن و استحکام اور سلامتی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف شنگھائی تعاون تنظیم کے ہیڈز آف اسٹیٹ کونسل کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے ازبکستان پہنچے ہیں۔ سمرقند کے ہوائی اڈے پر ازبکستان کے وزیر اعظم عبداللہ اریوپوف نے ان کا استقبال کیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیل آپ جان سکیں گے اسد یار خان سے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا ہیڈز آف اسٹیٹ کونسل اجلاس تنظیم کا سب سے بڑا فورم ہے جس میں حکمت عملی اور مستقبل کی ترجیحات طے کی جاتی ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف کی دعوت پر سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے سمرقند پہنچے تو وزیر اعظم عبداللہ اریپوف نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ ازبکستان کے وزیر برائے پبلک ایجوکیشن بختیار سائیدوف اور دوسرے اعلیٰ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وفاقی وزراء بلاول بھٹو زرداری، خواجہ آصف اور مفتاح اسماعیل وزیر اعظم کے وفد میں شامل ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں رکن اور مبصر ملکوں کے سربراہوں سمیت علاقائی و عالمی تنظیموں کے نمائندے شرکت کر رہے ہیں۔ سربراہ اجلاس میں موسمیاتی تبدیلی، تحفظ خوراک، توانائی اور سپلائی چین سمیت اہم علاقائی و عالمی امور پر غور ہوگا۔ سمرقند آمد کے فوری بعد وزیر اعظم محمد شہباز شریف حضرت خضر کمپلیکس گئے۔ انہوں نے ازبکستان کے بانی رہنما اسلام کریموف کے مزار پر حاضری دی۔ ازبکستان نے 1991 میں آزادی حاصل کی اور اسلام کریموف ملک کے پہلے صدر بنے۔ ان کا انتقال 2016 میں ہوا۔ اسلام کریموف کا مزار حضرت خضر کمپلیکس میں ہے جہاں ایک قدیم مسجد بھی ہے۔ بعد میں وزیر اعظم نے کمپلیکس کے مختلف حصے بھی دیکھے۔ مسجد خضر 8ویں صدی میں تعمیر ہوئی جو ایک پہاڑی پر واقع ہے۔ مسجد اسلامی فن تعمیر کی بہترین شاہکار ہے۔ 13ویں صدی میں چنگیز خان نے حملہ کر کے اس مسجد کو شہید کر دیا تھا۔ 1834 میں مسجد کی دوبارہ تعمیر ہوئی۔ 1990 میں اس مسجد کو اس کی اصل حالت میں بحال کیا گیا۔ روانگی سے قبل اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان شنگھائی اسپرٹ کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ باہمی احترام و اعتماد مشترکہ ترقی اور خوشحالی کی بنیاد ہو سکتا ہے۔ عالمی افق پر رونما ہونے والی تبدیلیوں کے تناظر میں ایس سی او کے پاس آگے بڑھنے کا راستہ طے کرنے کی بہترین صلاحیت موجود ہے۔ اسد یار خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ جی ناظرین، رپورٹ آپ ملاحظہ کر رہے تھے۔ وزیر اعظم اس وقت 2 روزہ دورے پر ہے اور یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ جو موجودہ عالمی سطح کے اوپر جو صورتحال چل رہی ہے اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تب بھی یہ ایک بہت اہم صورتحال ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے کرغزستان کے صدر سید
सैयद रजा पापारोव की समरकंद में मुलाकात हुई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सदर सैयद रजा पापारोव से की समरकंद में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान के सदर की मुलाकात हुई है। इस अहम खबर के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त 2 रोज़ा दौरे पर हैं, जहां पर उनकी अहम जो मुल्क हैं उनके सरबराहान से उनकी मुलाकातें हो रही हैं। इसी हवाले से आपको आगाह करें कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की किर्गिस्तान के सदर से मुलाकात हुई है। इंतहाई अहम मुलाकात, खित्ते में बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इस वक्त रियाज बरकी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के नुमाइंदे। रियाज बरकी, बताइएगा इस अहम मुलाकात के बारे में। जी, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की समरकंद में आलमी रहनुमाओं से मुलाकात का सिलसिला जारी है। आज सुबह से वो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान, उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मुलाकात कर चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले उनकी किर्गिज़स्तान के सदर सैयद जापारोव से उनकी मुलाकात जो है वो हुई है। दो तरफा ताल्लुकात के अलावा इलाकाई जो उमूर हैं अहम, उन पर बातचीत हुई है। ये जो मुलाकात बेसिकली शंघाई ताउन तंजीम के मौके पर जो है हेड ऑफ काउंसिल के इजलास के मौके पर ये मुलाकातें हो रही हैं। और अभी 2 और अहम मुलाकातें आज अभी शेड्यूल हैं, जिनमें सबसे अहम मुलाकात चीन के सदर शी जिनपिंग और उसके बाद डिनर के बाद तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी उनकी आज मुलाकातें शेड्यूल हैं। इस वक्त जो मुलाकात हुई है किर्गिज़स्तान के सदर के साथ, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान और जो किर्गिज़स्तान के सफारती ताल्लुकात हैं वो 10 मई 1992 में कायम हुए थे। उसके बाद किर्गिज़स्तान के जो सदर थे एक दफ़ा उन्होंने 1994 में और फिर एक सदर ने 2005 में पाकिस्तान का जो है वो दौरे किए। 2017 में किर्गिज़स्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने भी पाकिस्तान का दौरा किया और 1996 और 2005 में पाकिस्तान के भी जो सदूर थे उन्होंने दौरे किए। 1995 में बेनज़ीर भुट्टो, यूसुफ रज़ा गिलानी ने 2011 में और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 2015 में जो है वो किर्गिज़स्तान के दौरे किए थे। दोनों मुल्कों के दरमियान जो एक सियासी मशावरा जिस तरह होती है फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे जो एक होता है राब्ता, वो 2018 में शुरू हुआ। ये तो थे इनके सफारती ताल्लुकात। जहाँ तक इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं और इक़्तिसादी ताउन की जो सूरत हाल है तिजारती शोबे की, दोनों मुल्कों में जो इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं उनमें इजाफा हो रहा है, तिजारत में भी इजाफा हो रहा है। जो 2021 के अदाद-ओ-शुमार हैं उसके मुताबिक बाहमी तिजारत का जो हजम था वो 8.945 मिलियन डॉलर था, जो 2020 की जो बाहमी तिजारत है उसके मुकाबले में 21% जो है वो ज़ायद है। पाकिस्तान किर्गिज़स्तान को जो है फार्मास्यूटिकल की मसनूआत हैं, टेक्सटाइल फैब्रिक्स है, फूड प्रोडक्ट्स, चावल, चाय, माल्टे और सब्जियां जो हैं वो बरामद करता है। दूसरा ये कि शंघाई ताउन तंजीम जो है ये जनूबी और वस्त एशियाई की एक बहुत बड़ी तंजीम है। अगर आप इसका देखें जो शंघाई ताउन तंजीम है, इसके रुकन ममालिक तो मजमूई तौर पर दुनिया की तकरीबन निस्फ आबादी पर जो है ये मुश्तमिल है तंजीम, और आलमी जो इक्तिसादी पैदावार है उसका 1/4 हिस्सा है। जी बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे रियाज बरकी और वज़ीर-ए-आज़म के इस अहम विजिट के हवाले से, जहां पर उनके किर्गिस्तान के सदर से मुलाकात हुई। सदर जापारोव के साथ उनकी समरकंद के अंदर मुलाकात हुई है। ये पूरा विजिट जो है इंतहाई अहमियत का हामिल है। 2 रोज़ा शंघाई ताउन तंजीम का जो सरबराह इजलास था उसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म शिरकत के लिए गए और वहाँ पर बहुत सी अहम मुलाकातें हुई। अगर हम चीन के सदर से उनकी होने वाली मुलाकात की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, और फिर रूसी सदर के साथ जो उनकी मुलाकात है वो भी बहुत अहमियत की हामिल है। लेकिन इन दोनों मुलाकातों के अलावा ख़ास तौर पर जो सेंट्रल एशियन ममालिक है उनके साथ जो उनकी मुलाकातें हैं वो इस वक्त बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि पाकिस्तान की जो पाइपलाइन है उसके अंदर ऑलरेडी बहुत से ऐसे मनसूबे हैं जो किर्गिस्तान, जो ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, इन मुल्कों को जो है वो पाकिस्तान के साथ जोड़ेंगे। और एक ट्रेन जो है वो बज़रिया सलमा जो अफगानिस्तान है उसका हमें इल्म है कि वो बिछाई जा रही है, और उस ट्रेन के साथ जो तिजारत है उसमें एक नया दर खुलेगा, एक नया दरवाज़ा जो है वो वाह होगा। तो इस तनाजुर के अंदर अगर हम देखें तो इन ममालिक के जो सदूर हैं उनके साथ जो मुलाकातें वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हो रही हैं वो नहायत अहमियत की हामिल हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की जो कन्वर्सेशन स्किल्स हैं, जो उनका जो फोर विजन है उनका, या जो दूर रस जो देखने की जो सलाहियत है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये मुलाकातें जो हैं एक नए तनाजुर के अंदर हमारे सामने आती हैं। हम
चाहेंगे कि आपको इसी हवाले से कुछ मज़ीद भी हम लोग अपडेट करें और इस हवाले से कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो ओपिनियंस हैं वो भी आपके साथ हम शेयर करें। हमें इस वक्त लाइन के ऊपर ज्वाइन किया है सलमान गनी ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे हम इस हवाले से कुछ मज़ीद बात करेंगे। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक बहुत अहम वक्त है जिसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म जो है इस वक्त शंघाई ताउन तंजीम के दौरे की वजह से वहाँ पर मौजूद हैं, 2 रोज़ा दौरा है। मैं चीन के जो सदर हैं या जो रूसी सदर से उनकी होने वाली मुलाकात है उसके ऊपर बाद में आऊँगा। पहले ये बताइएगा, जो सेंट्रल एशियन ममालिक हैं उनके सरबराहान से उनकी मुलाकात हो रही है और कंसिडरिंग जो बहुत से ऐसे मंसूबे जो हमारी पाइपलाइन के अंदर मौजूद है जिसके अंदर अफगानिस्तान के अंदर से जाने वाली एक ट्रेन भी शामिल है, इन मुलाकातों की अहमियत को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इसमें जो असल स्पिरिट है वो ये है कि जो इलाकाई मसाइल हैं वो इलाकाई मसाइल का हल जो है इलाकाई ममालिक के मिल बैठ के करेंगे। और अगर इलाकाई ममालिक अपने इशूज़ ख़ास तौर पे मुआशी मसाइल का हल निकाल लें तो फिर उन्हें किसी और तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और शंघाई कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से। और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर एक ऐसी सूरत हाल के अंदर वहाँ पर मौजूद है जब 1/3 के करीब पाकिस्तान में सैलाब की वजह से डूबा हुआ है। और ये बात उन मुल्कों को बावर कराने की भी ज़रूरत है कि पाकिस्तान इस वक्त किन मुश्किलात से दो चार है। देखें, असल जो चीज़ है वो मईशत है। और अगर मुल्कों की मईशत मजबूत हो तो फिर किसी से ना इमदाद देने की ज़रूरत पड़ती है, ना कशकोल लहराने की ज़रूरत पड़ती है। तो पाकिस्तान के अंदरूनी इशूज़ की तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान इस वक्त सैलाब का मुल्क के तौर पे मौजूद है। और ख़ास तौर पे हालिया विजिट जो UN के सेक्रेटरी जनरल का है, उन्होंने कहा था कि ये एक इंसानी अलमिया है जो पाकिस्तान के अंदर जन्म ले रहा है और दुनिया के ममालिक को पाकिस्तान के साथ इस सूरत हाल में खड़ा होना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की जो आज रशिया के सदर पुतिन से मुलाकात है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। और चीनी सदर से भी मुलाकात मुतवक्को है। आपने सेंट्रल एशियन ममालिक से बात की है, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इन ममालिक के सदूर और चीफ एग्जीक्यूटिव से जो मुलाकातों का अमल है। देखिए, पाकिस्तान जब CPEC की बात करता है, CPEC के समरात की बात करता है या साथ की बात करता है तो इसीलिए करता है कि CPEC का जो दायरा कार है वो सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं है। CPEC दरअसल एक मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने और मौसर बनाने की बात है। और ये पाकिस्तान इसका दायरा कार सेंट्रल एशिया तक फैलाना चाहता है और सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का इस वक्त जो विजिट हुआ है शंघाई कॉन्फ्रेंस में वो यकीनन मुआशी मफादात के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। और ये इन मुल्कों के बामी तल्लुकात, खास तौर पर तवानाई के मसाइल, सरमायाकारी का फ़रोग़ और सबसे अहम बात जो मौसमी तब्दीली का अमल है ये मुतासर कर रहा है मुल्कों को। 8 ममालिक जो मुतासर है उसमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है। और ये सब कुछ क्यों कर हो रहा है कि G20 के 80% से जो मसाइल जिनकी वजह से बने हैं, मैं समझता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस पर भी बात होगी। और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल है और सैलाब से पाकिस्तान के होने वाले नुकसानात हैं, इस पर भी यकीनन पाकिस्तान के हवाले से उन ममालिक का रवैया हमदर्दाना होगा। अच्छा सलमान साहब, जहाँ पर हमने जो सेंट्रल एशियन ममालिक हैं उनकी बात की है, वहीं पर 2 और जो बहुत अहम ममालिक हैं जिनके सदूर से वज़ीर-ए-आज़म की जो है वो मुलाकात है, एक ईरान और दूसरा रशिया। दोनों बहुत अहमियत के हामिल मुल्क हैं। रशिया के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूजन भी थी। सदर की जो मुलाकात हुई है और जो वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई है उनके सदर के साथ, उसके हवाले से जो डिटेल्स हमें मौसूल हुई हैं, बहुत खुशाइंद तरीके से उनकी वो मुलाकात हुई। उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म की काफ़ी देर वो लोग आपस में गुफ्तगू करते रहे। क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि दोनों के साथ, दोनों बहुत अहम नौइयत के मुल्क हैं और अगर हम उसको हालिया जो आलमी मंजरनामा है उसके तनाजुर में देखें तो दोनों मुल्क अपनी एक बहुत ज़्यादा खास अहमियत रखते हैं। क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या गुफ्तगू हुई होगी और उसके अंदर किस किस्म की हम लोग एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं? देखें, जहाँ तक रशिया के सदर से मुलाकात है वो यकीनन बड़ी अहम है। और एक ऐसी सूरत हाल के अंदर जब रशिया यूरोप से कट रहा है, उसे अपनी दरामदाद और बरामदाद के लिए नए ममालिक की ज़रूरत है। और पाकिस्तान की बहुत सारी ऐसी ज़रूरियात हैं जो रशिया पूरी कर सकता है। इससे पहले हमारी हुकूमत पेट्रोलियम की बात करती रही है, लेकिन अमलन उन्होंने कोई मुआहदा नहीं था किया, उन्होंने एक सियासी इशू के तौर पे पेश किया है। इसी तरह ईरान के साथ हमारा एक कुदरती गैस का एक मंसूबा था कि अगर हमने बरवक्त उस मंसूबे पे पेशरफ की होती तो आज पाकिस्तान गैस की सूरत जो क्राइसिस है उससे दो चार ना होता। देखिए, बात यह कि जिन दोनों ममालिक की बात की है, इस खिते के अंदर इनकी अपनी अहमियत है। और मैं समझता हूँ कि ये जो ममालिक शंघाई कॉन्फ्रेंस में शरीक है, इनके दरमियान एक कदर मुश्तरक भी है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज का भी एक रोल है। चाइना ने, रूस ने, ये
علاقائی صورتحال میں افغانستان کے اندر امن کے حوالے سے پیش رفت میں ان سب نے مل جل کے ایک رول ادا کیا ہے. بنیادی کردار پاکستان کا تھا اور یہ کریڈٹ سے پاکستان کا رہا ہے کہ چند سال پہلے پاکستان نے ایک بنیادی فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اس خطے کے مسائل کے حل کے لیے خطے کے ممالک کو آگے بڑھنا ہوگا. اور اس میں حوالہ دیتا چلوں کہ چین کے ایک پرائم منسٹر نے ہماری پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ دور کے رشتہ دار سے قریب کا ہمسایہ بہتر ہے، اس لیے کہ مشکل وقت میں جو ہمسایہ وہ کام آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سینٹرل ایشین کنٹریز اور خاص طور پہ اس خطے کی جو بڑی پاورز ہیں اگر وہ مل بیٹھ کر اپنے معاشی مسائل کا حل نکال لیں اور سرمایہ کاری کو فروغ دیں، صنعت کاری کو فروغ دیں اور جو توانائی کے مسائل ہیں تو اس کا آنے والے وقت میں یہ بہت سود مند ثابت ہوگا. بہت شکریہ سلمان غنی صاحب، بہت مدلل اور جامع تجزیہ دیا آپ نے صاحب ملاقات کے حوالے سے. اور اس وقت ناظرین اسلام آباد، راولپنڈی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے وزٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. 2 روزہ دورے پر ہیں اس وقت اور شنگھائی تعاون تنظیم کا جو سربراہ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس کے اندر اس وقت وزیر اعظم محمد شہباز شریف موجود ہیں. ہمارے ساتھ لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے مرزا اختیار بیگ، ماہر معاشیات نے. ان سے اس حوالے سے کچھ بات کریں گے. معیشت کے حوالے سے یہ بہت اہم دورہ ہے. مرزا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کیا کہیں گے، پاکستان کو داخلی اور خارجی سطح کے اوپر بہت سے مسائل کا سامنا ہے، پھر داخلی سطح کے اوپر سیلاب بھی ہے اور دیگر بھی بہت سے مسائل ہیں. اس ساری صورتحال کے اندر وزیر اعظم جو ہے اس وقت دورے پر ہیں. بہت اہم ملاقاتیں بھی ان کی ہوئی ہیں سینٹرل ایشین ممالک کے بھی سربراہان سے، ایران کے بھی، چائنا کے بھی اور رشین صدر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ بڑا ہسٹورک اور بہت ہی امپورٹنٹ دورہ ہے اور اس دورے میں ریجنل کنٹریز کے تقریباً تمام سربراہان سے ملاقات وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں. اس وقت ملکی طور پہ بھی جو درپیش مسائل ہیں ان کو بھی انہیں ہینڈل کرنا ہے، جس میں سیلاب کی جو چیلنجز ہیں
जो मुल्क में एक तबाही हुई है वो उनको भी और ग्लोबल लोगों को, कम्युनिटी को इनवाइट करना है और उससे जो है रिलीफ ऑपरेशन के लिए उनसे मदद लेना है। और साथ ही साथ वज़ीर आज़म साहब की हमेशा से तरजीह है कि रीजनल ममालिक के साथ ट्रेड बढ़ाई जाए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए। सेंट्रल एशियन ममालिक जो हैं ये हमेशा से पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन कुछ अफगानिस्तान की सिचुएशन ऐसी थी जिसकी वजह से हमें इन रोड एक्सेस नहीं मिला सेंट्रल एशियन ममालिक को। हम ताजिकिस्तान गए तो पता चला 45 किलोमीटर सिर्फ एक फासला है वखान से जो सड़क बनती है और हम आधे घंटे में सेंट्रल एशियन में दुशंबे में दाखिल हो सकते हैं, और वो नहीं हो सका क्योंकि अफगानिस्तान की इजाज़त नहीं थी, रशिया का कंसर्न नहीं था। अब मुझे बड़ी खुशी है कहते हुए वो तमाम मसाइल हल हो गए। वज़ीर आज़म साहब ने भी 3 चीज़ों पे जोर दिया है। पहली चीज़ उन्होंने कहा है कि जी ट्रांजिट एग्रीमेंट को फाइनल शक्ल देनी है, और तरजीही मुआहदा जिसे आप प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, लेकिन ट्रेड एग्रीमेंट में एक एफटीए होता है जिसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, और एक तरजीही ट्रेड एग्रीमेंट होता है जिसे टीटीए कहते हैं। तो पहले स्टेज पर टीटीए होता है, उसके बाद एफटीए होता है। हम साहब ने टीटीए के लिए कहा कि अब इसे हमें फाइनल करना चाहिए। फाइनल करने से फायदा ये होगा कि दोनों ममालिक में टैरिफ कम होगा, बहुत सारे आइटम हमें एक दूसरे को ड्यूटी फ्री अलाउ करने हैं, और ट्रांजिट ट्रेड एक दूसरे की बढ़ेगी क्योंकि ये लैंड लॉक कंट्रीज है। लैंड लॉक के मायने उनमें फोर्स नहीं है, और ये इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि जिन ममालिक जो आपके नेबरिंग कंट्रीज हैं उन फोर्स ना हो। अगर आप अपनी लोकेशन थोड़ी सी तब्दील करें ताकि आवाज़ ज़रा सही हम तक पहुंच पाए, और साथ ही साथ ये भी फरमाइएगा कि इस वक्त हम अहम मुलाकातों का जिक्र कर रहे हैं, बहुत से ममालिक के सुदूर से मुलाकातें हुई हैं। इन सरबराहान से मुलाकातों के बाद कौन से ममालिक आप ऐसे समझते हैं जिनके वसाइल से हम अपने इस मुश्किल वक्त में जो मुल्क के अंदरूनी जिन महाजों का जिक्र इससे पहले हम कर रहे थे उसमें इस्तेफादा कर सकते हैं? 2 चीजें हैं। पहली चीज ईरान के साथ बहुत ही अहम मीटिंग है। ईरान आपका बहुत बड़ा पोटेंशियल पार्टनर है। हमने अभी तक ईरान के साथ बार्टर एग्रीमेंट नहीं साइन किया। इंडिया ने ईरान के साथ बार्टर एग्रीमेंट करके वो तेल खरीद रहा है और उनको तमाम चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है। हम सैंक्शन की वजह से बार्टर एग्रीमेंट ना होने की वजह से अपने राइस की एक्सपोर्ट भी खो बैठे, बहुत दुख होता है इस बात पे। तो एक तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम इस्तेफादा कर सकते हैं और इंतहाई अहमियत की हामिल हैं ये मुलाकातें। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी डिटेल से आपने भी बात की इस बारे में कि जो अहम मुलाकातें चल रही हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर हैं, इंतहाई अहम इजलास ये होने जा रहा है। इस इजलास के साथ साथ शायद उन मुलाकातों की बहुत ज़्यादा अहमियत है, जैसे आपने भी कहा कि मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान वहाँ पर मौजूद हैं, और ऐसे ममालिक जो खित्ते में इन्फ्लुएंशियल हैं, जिनके वसाइल से हम बहुत बड़ी हद तक इस्तेफादा कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जो हमें सैलाब की वजह से और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से जो हमें चैलेंजेस दरपेश हैं, क्योंकि पहले से हम कुछ मसाइल से दो चार थे, उसके बाद सैलाब की वजह से हमें एक बड़ा फाइनेंशियल बर्डन भी बेयर करना पड़ा, और उसके साथ साथ हमारे IMF के साथ भी डीलिंग्स चल रही थी। तो ऐसे में दूसरे ममालिक के वसाइल से इस्तेफादा करना, उनके साथ कोऑपरेशन से आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और जैसा कि मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब कह रहे थे कि लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं वो, तो वहाँ पर अगर पाकिस्तान जो है वो पहुँचता है अपनी जो रास्ता लेकर और अपने जो सी पैक के सम्राट हैं वो लेकर, तो उन ममालिक के लिए भी ये बहुत ज़्यादा सूदमंद होगा। सो म्यूचुअल जो है वो इंटरेस्ट में है ये सारे ममालिक की ये चीज़। कुछ दीगर खबरें भी यहाँ पर हम शामिल करेंगे। नाज़रीन, आपको बताएं कि सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सैलाब से मुतासिरा ज़िला दादू का दौरा किया है और मुतासिरीन से भी वहाँ पर उन्होंने मुलाकात की और अब तक होने वाली रिलीफ और बहाली के हवाले से ब्रीफिंग ली गई। सदर ममलकत ने पंजाब हुकूमत की तरफ से 5 करोड़ रुपए इमदाद का भी ऐलान किया। इस बारे में तफसील जान लेते हैं शिराज अली डाहरी से। दादू में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि सिंध में सैलाब की तबाहकारियों से शदीद नुकसान हुआ है। वफाकी हुकूमत, पाक अफवाज और सिविलियन इदारे मुतासरीन की बहाली के लिए इकदाम कर रहे हैं। KP के अंदर बड़े जोरों में तूफान आए और बारिश आई, क्योंकि ऊंचा इलाका है तो पानी निकलने में चंद दिन लगे। पंजाब के अंदर भी यही कैफियत हुई, मगर जो प्लेन आता है, प्लेन एरिया और बराबर एरिया आता है, वो सिंध का और बलूचिस्तान का। सिंध के अंदर बहुत क्रॉप्स का बेइंतहा नुकसान हुआ है, खास तौर पर जो कॉटन क्रॉप है और उसके साथ साथ कपास और कपास के साथ चावल, इसका ज़्यादा नुकसान हुआ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तान नेवी का, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का। क्रिटिकल मौके पर बहुत अच्छा काम भी किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुखिर हजरात के साथ साथ इंटरनेशनल डोनर से भी अपील की है ताकि मुतासरीन की बहाली में मदद मिल सके।
अब जब रिलीफ का मामला है तो एक चंद महीने चलेगा। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने इंटरनेशनल एजेंसी से भी अपील की है, मुखैर हजरात से भी अपील की है, रेड क्रिसेंट से भी अपील की है, हर जगह से हर अंदाज से कोशिश कर रहे हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि सैलाब से न सिर्फ सूबा सिंध बल्कि पाकिस्तान की मईशत को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। हुकूमत सैलाब मुतासरीन और काश्तकारों की बहाली के लिए BISP की मदद से इमदाद तकसीम कर रही है, जबकि मुतासरीन के नुकसानात के अजाले के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने दादू में कायम रिलीफ कैंप का भी दौरा किया और मुतासरीन से मसाइल मालूम किए। उन्होंने रिलीफ कैंप के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन को खाने पीने की अशिया, मुफ्त तिबी सहूलियात फराम की गई थी। इससे पहले सदर मुमलिकत को ज़िले इंतजामिया की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत का कहना था कि सिंध में सैलाब मुतासरा इलाकों का जायजा लिया है, बड़ी तबाही हुई है, लेकिन हुकूमत अपने तौर पर कई ऐसे इकदाम कर रही है जिससे सैलाब मुतासरीन की बहाली में मदद मिलेगी। शिराज अली डाहरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, दादू। नाजरीन, कहा जाता है कि आज तक दुनिया में जितने भी तर्ज़े हुक्मरानी आजमाए गए उनमें सबसे बेहतर निज़ाम जमहूरियत है और इस निज़ाम की अहमियत को उजागर करने के लिए आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमहूरियत का दिन मनाया जा रहा है। देखते हैं अरसलान असद की रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 2007 में जमहूरियत का आलमी दिन मनाने का फैसला किया, जिसके तहत 15 सितंबर 2008 को पहला आलमी योम जमहूरियत मनाया गया। दुनिया भर में जमहूरियत अब भी सबसे मकबूल निज़ाम हुकूमत है। ये वो वाहिद तर्ज हुक्मरानी है जिसके तहत किसी भी मुल्क या माशरे के अफराद बिला किसी रंग, मजहब, नस्ल और लिसानी या तबकाती फ़र्क के यकसां तौर पर वोट के ज़रिए अपने रहनुमाओं का इंतखाब करके उन्हें हक़ हुक्मरानी देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जमहूरियत एक मंजिल नहीं बल्कि एक ऐसा सफ़र मुसलसल है जो अफराद और अक़वाम को माशी और माशरती तरक्की की राह पर ले जाता है। Today marks the 15th anniversary of the International Day of Democracy. Yet, across the world, democracy is backsliding. Civic space is shrinking, distrust and disinformation are growing. Now is the time to stand up for the democratic principles of equality, inclusion and solidarity. And stand with those who strive to secure the rule of law and promote the full participation in decision making. अब मुल्क में तीसरी बार जमहूरी अंदाज में हुकूमत की मुंतकिली और मुंतखब असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने से ये उम्मीद हो चली है कि जमहूरियत बतदरीज इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। जमहूरियत के आलमी दिन पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमहूरियत पसंद ममालिक को और लोगों को मुबारकबाद पेश करती हूँ। जमहूरियत और आइन की बहाली में किरदार अदा करने वाले तमाम पाकिस्तानियों को सलाम पेश करती हूँ। इस जमहूरियत में हमारे कायदीन, कारकुनान और अवाम का खून और कुर्बानियाँ शामिल हैं। इस जमहूरियत की बेतौकीरी कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जमहूरियत में जमहूर यानी अवाम की अक्सरियत का फैसला ही मोतबर ठहरता है। यही वो तरीका है जिसमें अवाम को बुनियादी सतह से लेकर इक़्तिदार के आला ऐवानों में होने वाली फैसला साजी में शरीक किया जाता है। ताहम इसके बरअक्स बदकिस्मती से महज इंतखाबात के इनेकाद को ही जमहूरियत समझ लेना दुरुस्त नहीं। जमहूरी इस्तेहकाम के सफ़र का आगाज़ अवाम से ही हो सकता है। जब लोग अपनी इनफरादी और ख़ानदानी ज़िंदगियों में जमहूरियत को मुस्तकिल जगह देंगे तो उनके हुक्मरानों को भी जमहूरियत का पास करना पड़ेगा। अरसलान सदकट खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सनत और पैदावार के वजीर सैयद मुर्तज़ा महमूद ने कहा है कि मार्बल और ग्रेनाइट की सनत को तरक्की देकर कसीर ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। माजी में नज़रअंदाज किए गए इस शोबे की तरक्की पर हुकूमत भरपूर तवज्जो देगी। तफसील जानते हैं राना इफ्तिखार अहमद से। सनत और पैदावार के वजीर सैयद मुर्तज़ा महमूद ने इस्लामाबाद चैम्बर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत छोटे पैमाने की सनतों की तरक्की के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि मार्बल और ग्रेनाइट के शोबे में तरक्की करने की बहुत सलाहियत है। वैल्यू एडिशन करने की ज़रूरत है। इनको जो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, जो इनको मशीनरी रिक्वायर्ड है, इनके साथ हम बैठ जाएंगे। जो भी इनको चीज़ें रिक्वायर्ड है हम इनके साथ बैठ के उनको इंसेंटिवाइज करेंगे। और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी हमने करनी है क्योंकि अभी लोग ग्रेनाइट और मार्बल इंपोर्ट हो रहा है। जब पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है और हमारा ग्रेनाइट और मार्बल इतना अच्छा है तो हमें इंपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरे मुकर्रीन ने कहा कि पाकिस्तान में मार्बल और ग्रेनाइट के वसीअ ज़खायर मौजूद हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और वैल्यू एडिशन से मार्बल की मसनूआत की बरामदात को बढ़ाया जा सकता है। ये एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें रॉ मटेरियल हमें कहीं से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। हमारे पास ह्यूज डिपॉजिट्स हैं इस सेक्टर में और हम उनको बुए लाते हुए हम उनसे बहुत से अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। अवेयरनेस सेशंस और सेमिनार्स का मकसद ये है कि लोग
माइन ओनर्स इस तरफ रिजॉर्ट करें, आए हमसे मशीनें लें और पुराना जो तरीका ब्लास्टिंग का तरीका है वो छोड़ दें, जिससे हमारे नेचुरल रिसोर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पॉलिशिंग हमारी अगर थोड़ी बेहतर हो जाए तो हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और हम लोकली भी इसको बहुत ज़्यादा अपने जो मार्बल है इसको हम बेहतर कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की मार्बल और ग्रेनाइट की बरामदात $37 मिलियन हैं। इस शोबे को तरक्की देने के रोजगार के नए मौके पैदा होंगे और बरामदात में भी इजाफा होगा। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर मियाँ जावेद लतीफ़ ने इमरान खान पर जोर दिया है कि वो मजहबी मामलात पर तहकीक और उलमा इकराम से मुशावरत के बगैर बात ना किया करें, क्योंकि उनकी जानिब से दीन इस्लाम की मुसलसल गलत तशरीहात नाकाबिल कबूल है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जावेद लतीफ़ ने कहा कि इमरान खान अपनी सियासत चमकाने के लिए अपनी गुफ्तगू को अक्सर इस्लामी टच देने की कोशिश में ऐसी गलत बात कर जाते हैं जो मुसलमानों की दिल आज़ारी का बायस होती है। कुरानी आयात की कुरान पाक का हवाला देकर, सहाबा इकराम की जिंदगी को कोट करके, और आज यहां तक आ जाओ कि सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जिंदगी के हवाले से तुम कहो कि मैं आजादी देना चाहता हूं, आजादी दिलवाना चाहता हूं, ये बर्दाश्त नहीं है। दीन पर वो तशरीह मत करो, हम मुसलमानों का कुरान इजाजत नहीं देता। वफाकी वजीर मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा कि पाकिस्तान मजीद किसी फितने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इसलिए इमरान खान अपनी सियासत के लिए रियासत मदीना का पाक नाम मत लें, क्योंकि इमरान खान की जानिब से दीन इस्लाम के बारे में मुसलसल संगीन गलत बातें नाकाबिल कबूल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 2014 के धरने में गैर सियासी ताकतों ने इमरान खान को फंडिंग की, रियासती इदारे मुल्क में फितना फसाद फैलाने का हिसाब जरूर लेंगे। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा है कि एक शख्स फितना है, इंतशार है और पाकिस्तान की तबाही है। वो जाते जाते IMF से किया गया अपना मुआहदा भी तोड़ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान मुखालफिन के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए खतरनाक है। वो वसाइल सैलाब मुतासिन पर लगाने की बजाय ज़ाती इस्तेमाल में ला रहा है। तफसील रिजवान आरिफ से। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। मुल्क सैलाब की आफत में मुब्तला है। मुतासरीन को मुश्किल से निकालने के लिए हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन इमरान खान अपनी सियासत बचाने में लगे हैं। चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो फौज पाकिस्तान हो, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी हो, चाहे वो हुकूमत हो, मैं समझती हूँ कि सबको इस चीज़ पे कंसेंसस होना चाहिए कि ये एक फितना है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में आपकी हुकूमत है, KPK में आपकी हुकूमत है, तो आप फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर सब कुछ डाल के पतली गली से फरार नहीं हो सकते। आपका सबसे बड़ा स्टेक है इस गवर्नमेंट में, आप जिम्मेदार हैं। मरियम नवाज ने कहा कि फंडिंग करने वाली कुव्वतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि इमरान खान मुखालिफिन के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए खतरनाक हैं। जिस शख्स को पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की सियासत को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की जो मॉरल फैब्रिक है, जो पाकिस्तान की सोसाइटी है, उसको तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की नई नस्ल को तबाह करने के लिए पैसे देकर, डॉलर्स देकर लॉन्च किया गया है, तो वो शख्स तो यही करेगा। मरियम नवाज ने कहा कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया है। इमरान खान ने मईशत को डबो दिया, दुरुस्त करने में वक्त लगेगा। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सैलाब से बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब तक सैलाब से 12,000 किलोमीटर तवील सड़कों और 390 पुलों को नुकसान पहुंचा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इमदादी सरगर्मियों के लिए हेलीकॉप्टर्स ने 10 परवाजें की, जिनमें सैलाब में फंसे हुए 34 अफराद को निकाला गया, जबकि सैलाब मुतासरीन को 16 टन से ज़ायद खुराक पहुँचाई गई। सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में अब तक 147 इमदादी कैंप और इमदादी सामान जमा करने के लिए 284 पॉइंट्स कायम किए गए हैं। अब तक 8,000 टन से ज़ायद सामान मुतासरीन सैलाब में तकसीम किया गया। सैलाब के इलाकों में 300 से ज़ायद तिब्बी कैंप्स भी कायम किए गए, जिनमें 1,26,000 मरीजों को इलाज की सहूलत फराहम की गई। पाक बहरिया ने मुख्तलिफ अजला में अपने इमदादी मराकज़ में 1400 टन से ज़ायद खुराक, 4,800 खैमे और 6 लाख लीटर से ज़ायद पीने का पानी तकसीम किया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने 4,800 टन खुराक के 3,36,000 पैकेट, 3,000 टन राशन मुतासरीन में तकसीम किया। पाक फ़ज़ाइया ने 45 तिब्बी कैंप भी कायम किए हैं, जहाँ 55,000 अफराद को इलाज मुआवजे की सहूलत और दवाएँ फराहम की गईं।
پاک فضائیہ کے گزشتہ روز 251 پروازیں کی گئیں جبکہ 97 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر کوئٹہ سے بھی ٹرانسمیشن لائن بحال کر دی گئی ہے، جس کے بعد کوئٹہ کو 300 میگا واٹ بجلی کی فراہمی شروع ہو گئی ہے۔ 220 kV کوئٹہ انڈسٹریل گرڈ اسٹیشن بھی بحال کر دیا گیا ہے، جس کے بعد علاقے کے 132 kV کے 19 گرڈز کو کوئٹہ انڈسٹریل گرڈ اسٹیشن سے منسلک کر دیا گیا۔ قومی شاہراہ N65 کو بھاری ٹریفک کے لیے بھی بحال کر دیا گیا، جس سے نصیر آباد ڈویژن اور دیگر سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سامان پہنچانے میں آسانی ہو گئی ہے۔ وزیراعظم سیلاب زدہ علاقوں میں بحالی کے کاموں کو خود مانیٹر کر رہے ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ان کے گزشتہ روز صحبت پور بلوچستان کے دورے کے بعد علاقے میں 15 ٹن صاف پانی اور 1.5 لاکھ مچھردانیوں کی فراہمی فوری طور پر یقینی بنائی جا رہی ہے۔ ٹویٹر بیان میں وزیراعظم نے کہا کہ گزشتہ روز 2 ہیلی کاپٹر اور ٹرکوں کے ذریعے پانی پہنچایا گیا اور مزید پانی پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ سیلابی پانی نکالنے کے لیے 20 پمپ بھی آج صحبت پور پہنچا دیے جائیں گے۔ پی ڈی ایم نے بلوچستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کی تازہ عدد و شمار جاری کر دی ہے۔ صوبے میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 13 اموات رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ اب تک جاں بحق افراد کی تعداد 294 تک پہنچ گئی۔ مجموعی طور پر صوبے بھر میں 65,000 سے زائد مکانات منہدم، جبکہ 1,25,000 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا۔ بارشوں میں 2,198 کلومیٹر پر مشتمل مختلف شاہراہیں بھی شدید متاثر ہوئی اور مختلف مقامات پر 22 پل ٹوٹ چکے ہیں۔ بارشوں سے 5 لاکھ مال مویشی بھی مارے گئے اور 9 لاکھ ایکڑ زرعی زمین کو بھی نقصان پہنچا۔ صوبے کی تقریباً تمام چھوٹے بڑے ڈیمز پانی سے بھر چکے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں پی ڈی ایم اے کا متعلقہ اداروں کی معاونت سے ریلیف آپریشنز بھرپور انداز میں جاری ہیں۔ ناظرین، دریائے سندھ میں گدو بیراج پر سیلابی پانی میں معمولی اضافہ، جبکہ سکھر اور کوٹری بیراج اور منچھل جھیل میں پانی کی سطح میں اب کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ دریائے سندھ میں کوٹری بیراج پر پانی کی آمد میں 24 گھنٹوں میں 18,000 کیوسک کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ منچھل جھیل میں پانی کی سطح میں کمی آئی۔ محکمہ آبپاشی کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گڈو بیراج پر دریائے سندھ میں پانی کا بہاؤ 1,66,000 اور اخراج 1,54,000 کیوسک ہے۔ سکھر بیراج پر پانی کا بہاؤ 1,57,000 اور اخراج 1,55,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری جانب کٹ لگانے کے بعد منچھل جھیل میں پانی کی سطح کم ہوئی ہے۔ محکمہ آبپاشی حکام کے مطابق خیرپور، ناتھن شاہ، جوہی اور جام شورو کے کچے کے سیلاب زدہ علاقوں میں بھی پانی کی سطح کم ہو رہی ہے۔ دریا میں پانی کی سطح کم ہونے سے حفاظتی بندوں سے پانی کا دباؤ 2 فیٹ کم ہو گیا۔ دریائے سندھ میں دلہا دریا خان پل پر پانی کی سطح 4,28,800 کیوسک رہ گئی۔ ساحلی پٹی، کیٹی بندرگاہ اور اس کے ساتھ کھاروچان میں سیلابی ریلا سمندر میں گرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ ضلع دادو کے امدادی کیمپس میں گیسٹرو کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے۔ 24 گھنٹے میں مریضوں کی تعداد 200 سے تجاوز کر گئی۔ سندھ کے ضلع دادو میں قائم 300 سے زائد امدادی کیمپوں میں 60,000 سے زائد سیلاب متاثرین مقیم ہیں۔ کیمپوں میں غیر صحت مند ماحول، پینے کے صاف پانی کی کمی، شدید گرمی اور حبس سے بچے اور ضعیف افراد پیٹ کے امراض میں مبتلا ہو گئے، جس میں گیسٹرو سر فہرست ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 90% سیلاب متاثرین گیسٹرو سے متاثر ہوئے۔ میہر کے THQ میں دواؤں کی بھی قلت ہے، جبکہ جنریٹرز نہ ہونے کے باعث مریضوں کے ساتھ ڈاکٹرز کو بھی علاج معالجے میں وقت اور دقت کا سامنا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی نیوز ایٹ 6 شو کا وقت ختم ہوا۔ مزید کسی بھی خبر یا اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔